भारतीय राजनीति के पुरोधा एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने किया अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। कहा, स्वामी जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण के आदर्शों का प्रेरक उदाहरण। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मौत के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। देहरादून जनपद में सरकार की विशेष पहल। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविरों का उद्देश्य योजनाएं और सेवाएं सीधे आम जन तक पहुंचे। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या पर दिखा सुरों के अद्भुत संगम। दर्शकों ने उठाया लुत्फ। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित किया गया भव्य आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम बुलेटिन। न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि ऋषिकेश से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। विनय त्यागी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर के रूप में उसे चिन्हित किया गया था और अब उसकी मौत के बाद क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत की खबर सामने आई है। ऋषिकेश के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो गई है। एम्स ऋषिकेश में उसे भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको ये भी बता देते हैं कि फायरिंग की घटना में वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ था और जिसके बाद उसे तत्काल एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। चिकित्सकों की गहन निगरानी उसके ऊपर थी, लेकिन उसके बाद शनिवार की सुबह उपचार के दौरान हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया और इसकी जानकारी कोतवाल चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा मिली। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। विनय त्यागी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे और हिस्ट्री शीटर के रूप में उसे चिन्हित भी किया गया था। किसी भी संभावित तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल को तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा की गई है। किसी तरह की कोई घटना न घटित हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरिद्वार में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी उस पर हमला हुआ और अब खबर सामने आई कि हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की मौत हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के पुरोधा एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रीनगर में अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी ने न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि वो विचारों की दृढ़ता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक भी थे।
उनके नेतृत्व में देश ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और वैश्विक स्तर पर सशक्त पहचान प्राप्त की है। पौड़ी जिला अध्यक्ष कमल रावत ने अपने उद्बोधन में अटल जी के जीवन काल, उनके आदर्शों और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका को भी याद किया। उन्होंने ये कहा कि अटल जी का जीवन सादगी, सहनशीलता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस अवसर पर राज्य मंत्री अतर सिंह के साथ साथ तमाम जिले के 5 मंडलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना रहा। तो वहीं देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की विशेष पहल जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविरों को ग्रामीणों के लिए अत्यंत सार्थक बताया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ी रास्तों, कच्ची सड़कों और सीमित संसाधनों के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में जब सरकार स्वयं उनके द्वारा उनको लेकर उन तक द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और समाधान कर रही है, तो लोगों की आंखों में संतोष और विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे आपको पता ही है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षानुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं, और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था, तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है, मोर देन 6700 लोगों को हमने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। 300 साढ़े 300 से अबव हमारी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनका हम निस्तारण करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रगति चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग बहुत ही खुश हैं इस प्रोग्राम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती के अवसर पर सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण के आदर्शों का प्रेरक उदाहरण है। की तीसरी सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति, प्रकृति और सुरों के अद्भुत संगम के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन ने उत्तराखंड, जौनसार, बाबर, जौनपुर और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर साकार कर दिया। लोक कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने न केवल दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मोहब्बत भरी संगीतमय संध्या से की गई, जहां प्रसिद्ध गायक अफजल मंगलोरी की मधुर गायकी ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इसके बाद जौनपुरी जौनसारी नाइट और
उत्तराखंडी म्यूजिकल नाइट ने रंग जमाया। उत्तराखंड की लोक संगीत परंपरा के दिग्गज कलाकार मीना राणा, गजेंद्र राणा और सौरभ मैठार की प्रस्तुतियों पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। लोक गायक सनी दयाल, सुशील चौनियाल और रेशमा शाह द्वारा प्रस्तुत पांडव जागर, ले भूजी जला ले चूड़ा, बामण मामा, मेरू उत्तराखंड और सड़की सरेना जैसी लोकप्रिय गीतों पर दर्शक देर रात तक थिरकते नजर आए। वहीं उत्तराखंड की कोकिला उमा राणा, संजय कुमोला और रेशमा शाह की जोरदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया और श्रोताओं को लोक संगीत की जड़ों से जोड़ दिया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कलाकारों ने कहा कि ये पहला अवसर है जब मसूरी विंटरलाइन कार्निवल में बड़े कलाकारों के साथ साथ स्थानीय और नवोदित कलाकारों को भी सम्मानित मंच मिला है। हमारी मसूरी में विंटर कार्निवल जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया। तो मैं मीरा सकलानी जी एसडीएम सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। गजेंद्र राणा होंगे और सौरभ मैठानी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं। तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे मंच पर। बहुत बढ़िया प्रयास और ऐसा मसूरी में रहा तो ये मतलब लगेगा कि हम अपने उत्तराखंड में बहुत ही सुरक्षित हैं। हमारी जो बोली भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो बच रही है। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे। तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्टेज शो हमारे गांव का मंच मिल गया। और समझो वो निकलता है, खासकर के मसूरी की मीडिया हमारे कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और पूरे दुनिया तक लेके जाते हैं, तो कलाकार का भी मनोबल बढ़ता है। बहुत अच्छा लग रहा है आज। बड़ा अच्छा जोश है और विंटर कार्निवल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं पुरानी। हम लोग लोकल है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़े हैं और आज दोबारा से इसमें विंटर कार्निवल में आने का मौका मिलता है तो बहुत सारा है। अभी तो संगीत है तो उत्तराखंड का ही हम संगीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ रूप चेंज हो गया है तो बहुत कुछ काफ़ी एडवांस म्यूजिक चल रहा है। तो बस समय के साथ बढ़ना कह सकता हूँ कि अभी हमारा जो लेवल में म्यूजिक लेवल बहुत अच्छा चल रहा है और जब से ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल माध्यम आया तो बढ़ा है इस तरह से। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा एसडीएम साहब को। तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी द्वारा एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नाम उजागर किए गए, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसका तुरंत खुलासा भी किया गया, मगर उर्मिला सनावर के पास अगर अंकिता भंडारी हत्या केस को लेकर सबूत थे तो 1 साल से उन्होंने ये बात क्यों छुपा कर रखी और अब सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में वीडियो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगाने का कार्य उर्मिला सनावर कर रही हैं और अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी और मिल भी चुकी है। आखिरकार उर्मिला के पास सबूत है तो वो उनके पास गुलदस्ता लेकर क्यों गई? ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है कि सरकार की छवि कैसे प्रदेश में खराब की जाए। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए पूरा बताने को, पूरा बयान देने को। देखिए इसमें पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति ही दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हरीश रावत का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसको त्वरित उस स्टिंग ऑपरेशन को बाहर ले आया गया था, क्योंकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देने के लिए उस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया था। अगर उर्मिला सनावर जी के पास इस तरीके की किसी भी प्रकार की ऑडियो थी तो
1 साल से ऊपर उन्होंने उस ऑडियो को अपने फोन में क्यों स्टोर करके रखा हुआ था, क्यों नहीं उसको जनता के सामने लाया था, क्यों नहीं डीजीपी को दिखाया था, क्यों नहीं कोर्ट में उसको पेश किया गया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी उत्तराखंड की बेटी के लिए प्यार अभी क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा? क्या ये ममत्व उनको पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मुझे हाँ आना चाहिए और उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाना चाहिए? तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनकी ये बात कर रही है, इस तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जब इनके फोन के स्टोरेज में इस तरीके की ऑडियो थी तो उनके पास ये गुलदस्ता लेकर क्यों जाया करती थी? क्योंकि इनके पास तो सारी स्टोरेज भरी हुई थी, इस तरीके की ऑडियो में स्टोरेज भरी हुई थी, तो उन्होंने अभी तक उन लोगों को जाके गुलदस्ता देना जरूरी क्यों समझा? उनका दिल तो जान ही रहा था कि ये लोग इसमें सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित है। तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत किया जाने वाला कार्य। वो जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार लगातार अपना ठोस से ठोस कदम उठा रही है, तो उसको खराब करने के लिए, डैमेज करने के लिए इस तरीके की सोची समझी साजिश के तहत ये पूरे कार्य को किया जा रहा है। इधर खेल महाकुंभ के तहत युवा कल्याण विभाग के द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया है। बेरीनाग के न्याय पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। न्याय पंचायत लोहा थल की जीआईसी काकीनगर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें एथलीट, खो खो, कबड्डी, मुर्गा झपट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि और मेडल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता गंगोलीहाट विधानसभा के 19 न्याय पंचायतों में आयोजित की जा रही है। तो इसलिए प्रतियोगिताएं निरंतर चलती रहनी चाहिए ताकि जीवन का प्रवाह और खेलों का प्रवाह इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग द्वारा अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ चलाई जा रही जन जागरण यात्रा के दूसरे चरण शुभारंभ कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना से लगातार नाखुश नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत हजारों युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। 4 साल सेवा देकर वापस आने वाले अग्निवीरों के कुछ प्रतिशत युवाओं को भी अन्य विभागों में नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे अग्निवीरों को भविष्य सुधारने का अवसर मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को सरकार की हर योजना का विरोध करने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय से अग्निवीर योजना के विरोध में कितने युवा कांग्रेस के साथ हैं। वहीं कांग्रेस की मंशा हर योजना का सहयोग न करके केवल विरोध करना है। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है और एक 17 साल की उम्र में ही जब जहां पर बच्चा सिर्फ अपने परिवार के बीच में रहता है, वो जाकर के अग्निवीर के माध्यम से देश की सेवा करने का काम कर रहा है। और कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। और उसके बाद जब 4 साल वो अग्निवीर से वापस अपने घर आता है तो 25% सरकार उसको वहीं का वहीं नौकरी देने का काम कर रही है। और जो 75% हमारे युवा हैं उनको अन्य विभागों में मौका मिलता है, उनको वहां प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रशिक्षण किया जाता है उनका, तो उनको अन्य विभागों में उनको मौका मिलता है नौकरी करने का, आगे अपना भविष्य को संवारने का। तो कांग्रेस को तो आदत पड़ गई है हर योजना का विरोध करने का। अग्निवीर योजना का इतने सालों से वो विरोध कर रहे हैं। आप मुझे बताइए विरोध में कौन सा युवा उनके साथ में खड़ा है? आज युवा इस अग्निवीर योजना का पूरा लाभ ले रहा है, वहां भी नौकरी करके आता है और बाहर भी अन्य सेक्टरों में और या अन्य सरकारी विभागों में जहां पर नौकरियों की वैकेंसियां निकलती है उसमें उनके तजुर्बे के आधार पर उनको नौकरियां दी जाती है और सरकारी नौकरियों में भी उनको जो है आरक्षण मिलने का काम होता है। तो कांग्रेस को सिर्फ आदत पड़ चुकी है विरोध करने के, हर योजना का उन्हें विरोध करना है। वो कोई भी योजना हो जो जनहित में योजनाएं होंगी, कांग्रेस ने कसम खा रखी है, संकल्प ले रखा है कि हमें सिर्फ विरोध करना है, सहयोग नहीं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4,224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12,89,85,000 की धनराशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिकों की
सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया और जिससे श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण तथा अन्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है। तो श्रमिकों की सहायता के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम श्रमिकों के खातों में राशि भेजी गई है। इधर प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 45 दिनों के इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा भाव से बनी है और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री धामी भी मुख्य सेवक के रूप में लगातार जनता के बीच रहकर कार्य कर उसका पालन कर रहे हैं। मधु भट्ट ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को सार्थक बताते हुए कहा कि इस अभियान को पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसके जरिए जनता को सरकार के सभी विभागों की योजना को साझा किया जा सके। साथ ही जनता की कई कार्य जो लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस अभियान के तहत पूरे किए जा रहे हैं। मैं कहूंगी कि जनता की सेवा के लिए जिस भाव से जो सरकार हमारी जो बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने को मुख्य सेवक कहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमारी जो सरकार और प्रशासन के जितने भी विभाग है, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही में क्योंकि गांव-गांव में क्योंकि न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो निवासी है, जो उनको क्योंकि वो अधिकतर उनकी जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं की जानकारी का उनको अभाव रहता है, हम वही योजनाएं जो उनके हित के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर करीब, क्योंकि स्वयं मैं गई थी कल, और 25-30 योजनाएं जो है वहां पर लगाई गई थी। वहां पे ग्रामीणों ने वहां पे फॉर्म भी भरे और उसके बाद जो कुछ ऐसी उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का तुरंत वहीं पे निस्तारण हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको तहसील में आना होता है, कई डीएम के माध्यम से कई ऐसे कार्य होते हैं, कई बार जो आपस में जैसे जमीनों के कई विवाद होते हैं, तो जब वहाँ पे एडीएम, एसडीएम, डीएम सभी लोग वहाँ पे अधिकारी थे, सिंचाई विभाग के थे, सारे कर्मचारी जब वहाँ पे थे, तो मुझे लगा कि जब 100 एप्लीकेशन थी तो 50 एप्लीकेशन है तो वहीं पे तुरंत उनका। तो वहीं नगर निगम में बीते 2 दिनों से चली आ रही कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। कर्मचारी नेताओं और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच वार्ता सफल रही है और जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। अब सोमवार से कर्मचारी काम पर लौटेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर पार्षद और नगर आयुक्त के बीच विवाद हुआ था और जिसके बाद निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और उसके बाद पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों के बीच कर्मचारी नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और अब इसका समाधान हो चुका है। सोमवार से सभी अपने काम पर लौटेंगे। विवाद कुछ नहीं था, कई बार हो जाता है। अधिकारी भी बाहर मीटिंग से आते हैं, बाहर से काफ़ी टेंशन में, दबाव में काम करते हैं, राजधानी है, और पार्षद भी कई बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो वो छोटा सा मामला था, वो किसी तरह से किसी ने उसको ज़्यादा तूल दे दिया और हमारे कर्मचारी भाई भी आहत महसूस कर रहे थे। तो ये तो हमारे साथी हैं भाई, हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी हैं। हमने इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया, हमने कहा ये मामला समाप्त होना चाहिए। तो इन्होंने कहा आप आ जाइए, और हम आए और हमने खेद प्रकट किया, और अगर कोई गलती
हमारे किसी बच्चे से हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये सब हमारे भाई हैं, हमें इनसे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इनके लिए लड़ते रहे हैं और मैं तो यहाँ संरक्षक रहा हूँ सफाई कर्मचारी यूनियन का। जब हरफूल जी थे, साथ ही प्रेमचंद जी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ मैं तो। एज चेयरमैन जब मैं अध्यक्ष के कमरे में बैठता था नगर पालिका के, ऑफिशिएट करता था, उसके बावजूद कर्मचारियों की मीटिंग में जाके भाषण देता था उनके पक्ष में। सहमति है, सारा परिवार अपना ही है। पार्षद भी हमारे अपने हैं, कर्मचारी भी अपने हैं, अधिकारी भी अपने हैं। छोटा मोटा जो घटना घटी थी, आप लोग आए हुए हैं, खेद प्रकट कर दिए गए हैं, तो हमारा तरफ से भी, अधिकारी की तरफ से ये है। अधिकारी तो कल से कह रहे हैं कि आप जरा कामकाज ठप हो रहा है, खुलवा दीजिए ऑफिस। हमने कहा ठीक है, कोई परिवार का उनके आ जाए, चाहे कोई प्रतिनिधि आ जाए, हमारी उनकी बातचीत हो जाती है, ताकि संगठन का भी एक सम्मान होता है, कर्मचारियों का भी सम्मान होता है, अधिकारियों का भी सम्मान होता है। हम जो भी निर्णय लेंगे सम्मानजनक निर्णय लेंगे। इसके बाद जो है कि हम इसका पटाक्षेप कर लेंगे, और इसके बाद जो है कि मैं पूरे तीनों संगठनों की सहमति से सोमवार से ऑफिस खुल जाएगा। तो वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से तनाव हो गया है। आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है। घटना के बाद हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 24 दिसंबर की रात गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की शनिवार सुबह एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। एम्स प्रशासन ने उसे मृत घोषित किया। विनय त्यागी ड्रामा आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। सूचना मिलने पर हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की गई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी एम्स ऋषिकेश में ही की जा रही थी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने यह बताया कि 24 दिसंबर को विनय त्यागी को रुड़की से लक्सर पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमले में विनय त्यागी को करीब 3 गोलियां लगी और जिसके बाद उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात को भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की आगे की जांच पड़ताल कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अपेक्षा में कुछ बदमाशों ने आके 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा। साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है, तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का फैसला किया है। साथ में मैं ये भी इंश्योर करूंगा, आज जैसे मॉर्निंग में विनय त्यागी की डेथ हुई है उपचार के दौरान, तो हमने 103 बीएनएस में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसके जो जांच का दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। इधर अंकिता हत्याकांड में भाजपा के राष्ट्रीय नेता वीआईपी का नाम आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बेरीनाग में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में वीआईपी और राज्य सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी और शीघ्र वीआईपी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने यह कहा कि अंकिता हत्याकांड में शुरुआती दौर से भाजपा के वीआईपी नेताओं का नाम लिया जा रहा था। अब तो वीआईपी के नाम का खुलासा होने के बाद भी प्रदेश सरकार के द्वारा उनको बचाया जा रहा है। भाजपा की सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है तो दूसरी ओर बेटियों की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार के द्वारा अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा नहीं दिए जाने तक गांव-गांव जाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बहुत आगे तक ले जाएंगे और जिस तरीके से वीआईपी का नाम आया और
ये उर्मिला ने जो आज सच्चाई सामने रखी है, इससे पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड में और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में इसमें बड़ा हड़कंप मचा है कि जो दोषी थे, दोषी को रियल दोषी को सजा नहीं मिल पाई, और सजा तो उनको भी मिली जिनका हाथ था, लेकिन जो रियल दोषी थे, जिनके लिए जिस वीआईपी के लिए अंकिता का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया और जिसके कारण उसने आत्महत्या किया, जब मारा गया, जो किया गया, उसके लिए पूरा देश आज अंकिता के साथ और सच्चाई पर चलने के लिए और उसको एक न्याय दिलाने के लिए पूरा देश आज उत्तराखंड को पूरा साथ है और पक्ष विपक्ष सारे लोगों का विरोध है। और इसमें सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन जब तक का उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक का दोषियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक का हम लोग इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे। इधर चक्राता विधानसभा व विकास खंड चक्राता के लाखा मंडल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, पछुआदून कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। प्रीतम सिंह के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ संवाद व सहभोज कार्यक्रम में भागीदारी भी की गई और स्थानीय लोगों के द्वारा स्वागत व स्नेह हेतु प्रीतम सिंह ने उनका आभार और धन्यवाद भी किया। चलिए, उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।